दोस्तों नमस्कार। 58 सीटों पर वोटिंग पूरी हुई। पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। कोई वोटर अपने वोट को बर्बाद करने के लिए नहीं निकला। मुकाबला कांटे का है और चुनाव सीधी टक्कर का आकर खड़ा हो गया है। सेंध लगाने की स्थितियों में कहीं कहीं बीजेपी ने भी सेंध लगाई और कहीं एसपी यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने भी सेंध लगा दी। परिस्थितियों का पक्ष गठबंधन के साथ नजर आया, क्योंकि इससे पहले की जो हार थी उस हार के साथ साथ एक बड़ा गैप पिछले चुनाव में नजर आया था। इस बार का संदेश बहुत साफ है। कोई जीते हारेगा, उसका जो आपस का अंतर होगा वह कम हो चला होगा। संदेश बहुत साफ है। मायावती की खामोशी ने जाटव माइनस दलित वोट बैंक को लाभ पहुंचा दिया है बीजेपी को, और मुसलमानों की एकजुटता ने लाभ पहुंचा दिया है समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को। तो क्या इस चुनाव के मतलब और मायने बहुत साफ तौर पर यही निकल कर आ रहे हैं कि बीएसपी और कांग्रेस दौड़ से बाहर है? क्या मतलब यही निकल कर आ रहे हैं कि मुकाबला इतने टक्कर का हो चला है जिसमें सीट दर सीट जातीय समीकरण और मुद्दों की पहचान लिए हुए जागरूक मतदाता पहली बार अपने वोट को बर्बाद होने नहीं दे रहा है? और शायद इसीलिए 11 सीटों पर जो वोटिंग हुई वह कोई सुनामी की तरह वोटिंग नहीं थी, जिसमें वाकई किसी को हरा देना है या फिर किसी को जिता देना है या फिर सत्ता को बरकरार रखना है या सत्ता पलट देना है। ऐसी वोटिंग नहीं हुई। 2017 में भी पहले चरण में जो वोटिंग हुई थी वो 64% की हुई थी। कमोवेश उसी के इर्द गिर्द इस बार भी वोटिंग लगभग वैसी ही रही। लेकिन उस वक्त पहले चरण में 4 जिले और थे, यानी 15 जिले थे और 73 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वो 4 जिले अगले हिस्से में आएंगे। उसमें कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस ये पिछली बार पहले चरण में मतदान हो गए थे। लेकिन 3-4 सवाल जो बहुत साफ तौर पर, हम सीटों पर जाएं उससे पहले जरा समझ लीजिए कि किसे हराना है, किसे जिताना है। इसको देखकर वोट देने की स्थितियों में यह चुनाव आकर खड़ा हो गया। जो भी वोट देने आ रहा था वो वोट बर्बाद करने की स्थिति में नहीं था। जाट वोट बैंक की एकजुटता खुले तौर पर नजर आई। कुछ जगहों पर उम्मीदवारों के आश्रय बीजेपी ने सेंध लगाने की कोशिश जरूर की, जहां पर उसने जाट कैंडिडेट को उतार दिया। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी जहां पर लगभग 60 से 70% जाट वोट बैंक एकमुश्त एक साथ खड़ा रहा। दूसरी बड़ी बात थी कि मुस्लिम वोटर एकजुट रहा। वह पिछली बार की तरह भटका नहीं है। भटकने का मतलब यह है वो बटा नहीं है। यानी पिछली बार तक जो मैसेज एक निकल कर आ रहा था, जो जीत रहा है उसके पक्ष में जाएंगे, इस बार उस स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन नजर आया। जो जीत रहा है और जिसे जिताना है, ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ी मुस्लिम वोटर को लेकर। और शायद इसीलिए जो भाईचारा, खास तौर से इस 58 में से लगभग 27 सीटों पर भाईचारा खुले तौर पर जो जाट और या कहें किसान और मुसलमानों के बीच नजर आया, वह खतरे की घंटी बीजेपी के लिए हो सकती है। और बीजेपी के लिए फायदेमंद स्थिति मायावती की खामोशी ने दिला दिया, जहां पर जाटव वोट बैंक तो एकमुश्त बीएसपी के साथ ही रहा, लेकिन जो दलित दूसरे वोट बैंक है वह छिटक सकते हैं, ऐसा अंदेशा ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए निकल कर आ रहा है। लेकिन मुस्लिम, जाटव, जाट और गुर्जर, यह 4 स्थितियां ऐसी थी जो वोट पावर के तौर पर इस पहले चरण के वोटिंग में निकल कर आई है। शहरी मिजाज बहुत साइलेंट रहा। साइलेंट का मतलब है उसने बहुत रुचि वोटिंग में दिखाई नहीं। शायद इसीलिए जो एनसीआर के इलाके कहे जाते हैं दिल्ली से सटे हुए, चाहे वो नोएडा के हो या गाजियाबाद का एक बड़ा हिस्सा हो, वहां पर वोटिंग बहुत धीरे धीरे मध्यम गति से चलती रही और शायद वहां कोई बदलाव होगा ऐसा सोच पाना भी मुश्किल है। तत्काल में यही स्थिति निकल कर आ रही है। यानी यहां पर बीजेपी का प्रभाव था वो शायद उसी रूप में मौजूद रह सकता है। लेकिन जैसे ही शहर छोड़कर ग्रामीण हिस्सों में जाएंगे, वहां पर बड़ी तेज धार थी वोटिंग की। और चुनावी परिस्थितियों को पलटने की ताकत ग्रामीण भारत में ही रही है। और खास तौर से पहले चरण में जो रोजी रोटी का सवाल किसानी से जुड़ा हुआ था, किसानों का आंदोलन था, उसमें एक चीज और नजर आई।
किसान आंदोलन जब चल रहा था उस समय पंचायत और महापंचायतों ने जो किसानों को एकजुट किया था, जातियों के बंधनों को तोड़ा था, वह चुनाव आते आते नई परिस्थितियों को देखने लगा। हालांकि मतदान के बीच में जब यह खबर आई कि किस रूप में लखीमपुर के आरोपी को जमानत मिल गई है, इसने एक नई परिस्थिति पैदा की। लेकिन उन सब के बावजूद भी यह एकाएक कुछ नहीं होता है, वो एक परिस्थिति बनी हुई थी। इसका प्रभाव आप 23 तारीख को जब लखीमपुर में चुनाव होंगे उससे संदेश जाएगा। लेकिन दो सवाल फिर भी वोटिंग के दौर में जब लखीमपुर के आरोपी के छूटने की खबर आई, दो सवाल राजनीतिक विश्लेषक लगातार कहते रहे। एक, क्या यह परिस्थिति ऐसी है जिसमें योगी आदित्यनाथ की राजनीति पे मट्ठा डालने का काम लखीमपुर के आरोपी को छोड़कर किया गया है, जिसे अभियुक्त बनाया गया था? दूसरा सवाल था, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ भी सहमत हो गए कि स्थिति बिगड़ रही है, वो ब्राह्मण है, उसे निकालो जेल से और उसको बाहर लेकर आओ और चुनाव के समय उसकी सक्रियता जो खास तौर से मध्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा है उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी? क्या यह संदेश है? इन दोनों संदेशों को मिलाइए तो दो बातें फिर निकली। क्या बीजेपी संकट में है और क्या बीजेपी अब एक एक वोट और एक एक समुदाय विशेष पर ध्यान देने की स्थिति में आना चाहती है? क्योंकि जो असुरक्षा का मुद्दा बीजेपी ने इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़ा किया था उसका असर नजर आया, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा तबका इस दिशा में जरूर गया, वो किसी भी जाति विशेष का हो। उसके भीतर वो सवाल लगातार था कि असुरक्षा और सुरक्षा के बीच बीजेपी ही खड़ी हुई है तो क्यों नहीं बीजेपी के साथ जाएं? यह मुद्दा जरूर रहेगा जो वोटों में सेंध लगाता है, जिसकी कल्पना शायद गठबंधन ने यह सोचकर की होगी कि यह हमारे साथ आ जाएंगे। दूसरा बड़ी बात इस दौर में नजर आया कि समाजवादी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत है और आरएलडी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमजोर है। यह वोट ट्रांसफर करने की परिस्थितियों में दोनों एक साथ कैसे किस रूप में आए, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने बड़ी मेहनत की है इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर, और शायद इसीलिए यह जोड़ी लगातार घूम रही थी। जो दूसरा सवाल इस जगह से निकल कर आया, खासतौर से किसान आंदोलन को लेकर इस पूरे किसानी क्षेत्र में जिसको जाटलैंड के तौर पर भी पहचान है और 23 सीटें मानी गई, अगर जहां जाट एकजुट हो जाए और साथ में अगर मुसलमान आ जाए तो बीजेपी चाहकर भी वहां कुछ भी नहीं ले सकती है। लेकिन बाकी सीटों की परिस्थितियों में जोड़िएगा तो फिर इन 58 सीटों में आपको कांटे की टक्कर खुले तौर पर नजर आने लगेगी। तीन संदेश बहुत साफ निकले हैं। बीएसपी की वह परिस्थिति शायद इन जगहों पर वैसी ना नजर आए जो पिछली बार नजर आई थी। बीजेपी की भी वह स्थिति इस बार नहीं नजर आएगी जैसी पिछली बार थी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी इस दौर में बढ़त बना लेगी इस क्षेत्र में, यह भी हो सकता है। बहुत साफ तौर पर यह नजर आ रहा था। लेकिन हमें लगता है कि इसका एनालिसिस करने के लिए कुछ चीजों को बहुत साफ तौर पे हम अलग अलग क्षेत्र में जाएं। हमको लगता है 10 से 11 सीट सारी चीजों को आपके सामने साफ कर देगी कि इस 10 से 11 सीटों के जरिए कौन से समीकरण बन रहे थे। जैसे मेरठ की सिवाल खास सीट है, यहां पर बीजेपी ने अपने एमएलए का टिकट काटा था और याद कीजिए उन्होंने दिया था एक जाट चेहरा लेकर वो आए थे, मनिंदर पाल सिंह को उतारा। मनिंदर पाल सिंह जाट हैं और यह पूरा जाट बहुल इलाका जो सिवाल खास का इलाका, और यहां पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गुलाम मोहम्मद को उतारा जो पूर्व में एमएलए रह चुके हैं, उनको उतारा। यानी एसपी आरएलडी के सामने बीजेपी का एक नायाब प्रयोग था। वहां से संदेश यह निकला कि दरअसल बीजेपी कहीं छिटपुट सेंध लगाने की स्थिति में जाट उम्मीदवार के जरिए या जाटों के भीतर भी आ रही है। लगभग 15 से 20% वहां पर चीजें डावाडोल नजर, जो जाटों की एक साथ आने की परिस्थिति थी उसमें नजर आई। और यह प्रयोग राजनीतिक तौर पर यह तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कितना सफल हो पाया। लेकिन एक धारणा जो वोटिंग पैटर्न में नजर आ रही थी उसमें कैंडिडेट का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और उसका प्रभाव उस इलाके में कितना ज्यादा पड़ता है, यह आज वोटिंग पैटर्न में बहुत खुल के नजर आ गया। और शायद इसीलिए औसतन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने नए चेहरे उतारे। इस 58 सीटों में से लगभग 44 सीटों पर 23 सीटों पर बीजेपी ने भी नए चेहरे उतारे हैं। लेकिन बहरहाल मथुरा में श्रीकांत शर्मा चूंकि मंत्री हैं, दिल्ली से गए थे और अमित शाह के बहुत नजदीक थे, उनको लेकर कई संदेश वहां से निकल कर आए जो गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं, जो करप्शन से जुड़े हुए हैं। और यह सवाल क्या वाकई चुनाव परिणाम बदल सकते हैं राजनीतिक तौर पर, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दे
कि कटघरे में कोई दूसरा जीतने वाला यहां पर नहीं था। मुद्दे के कटघरे में वोटर के जहन में वहां की गवर्नेंस और करप्शन के मुद्दे ज्यादा थे। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के और आरएलडी गठबंधन के देवेंद्र अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी ने जगजीत चौधरी को उतारा है, कांग्रेस ने प्रदीप माथुर को उतारा है। तो यह तीनों अपने तौर पर दावा करते हुए दिखाई दिए कि हम जीत रहे हैं, खासतौर से देवेंद्र अग्रवाल और प्रदीप माथुर। लेकिन श्रीकांत शर्मा को लेकर ही सवाल थे। एक तरफ पहला था जाट सिवल खास का मस्सा, जहां पर बीजेपी ने प्रयोग किया। दूसरा मंत्री का मुद्दा था जो मथुरा के जरिए हुआ। तीसरा जो बागपत का इलाका, यह जाट बहुल इलाका है। यहां पर बीजेपी ने अपने योगेश धामा को, जो एमएलए है, उन्हीं को उतारा। एसपी आरएलडी ने यहां पर अहमद हमीद को उतारा, जो कि नवाब कोबब हमीद के बेटे हैं। और एक लिहाज से बागपत इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस सीट पर अगर बीजेपी जीत जाती है तो यकीन जानिए जयंत का राजनीतिक हैसियत खत्म हो जाएगी। और शायद इसीलिए राजनीतिक विरासत को संभालने का जो फैसला है वो बागपत की सीट से तय होगा। और इसीलिए यहां पर जाट बहुल इलाके में बहुत जरूरी था कि मुस्लिमों का साथ आ जाए। लेकिन उसके समानांतर में बीजेपी जो अपर कास्ट और जो जाटव माइनस जाटव जो दूसरे दलित जातियां थी, उसमें वह सेंध लगाने की परिस्थिति में निकलकर आ रही थी। यह वोटिंग पैटर्न से नजर आ रहा था। बीएसपी के अरुण वसाना और कांग्रेस के अनिल देव भी यहां पर थे। लेकिन हमने कहा जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो चाहे अनचाहे सीधी टक्कर का हो रहा है। चौथी सीट हमको लगता है आगरा ग्रामीण का जिक्र जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां पर उत्तराखंड की राज्यपाल जो रही है बेबी रानी मौर्य जो है, उनसे इस्तीफा लेकर उनको जाटव के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए मायावती के अल्टरनेटिव के तौर पर बीजेपी ने रखा है वहां पर। और वहां पर समाजवादी पार्टी के महेश यादव मैदान में है। सवाल यह है कि आगरा ग्रामीण में बेबी रानी मौर्य अगर हार जाती है तो बीजेपी के लिए इससे बड़ा झटका, जो वो दलित वोट बैंक में और अति दलित की परिस्थितियों को साथ लेकर चलना चाहती है, वह एक राजनीतिक प्रयोग उसका था, जिसलिए आगरा ग्रामीण की सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां के वोटिंग पैटर्न में कुछ पिछली बार की तुलना में कुछ नया नजर नहीं आ रहा था। यह भी जरा समझना होगा, क्योंकि बीजेपी ने कैंडिडेट बदला, अपने कैंडिडेट को हटा दिया, जाटव प्रयोग करना शुरू किया। और खुद बेबी रानी मौर्य लगातार कहती रही कि हम दरअसल मायावती के अल्टरनेटिव के तौर पर बीजेपी के ऐसे नेता के तौर पर है, आप हमको आने वाले वक्त में सीएम भी बनता हुआ देख सकते हैं। तो यह सीट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके राजनीतिक प्रयोग की एक प्रयोगशाला के तौर पर है। लेकिन यहां पर भी बहुत कांटे का मुकाबला नजर आ रहा था, जो वोटिंग नजर आ रही थी, जिस लिहाज से लोग वोट देने निकले थे। लेकिन बावजूद उसके पलड़ा भारी बीजेपी का ही नजर यहां पर आ रहा था। बहरहाल अगली सीट है जेवर। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर आखिरी वक्त में चुनाव के समय, ध्यान दीजिए, ऐलान हो गया था, तब समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया था अवतार सिंह भड़ाना को, जो कि चुनाव ऐलान के बाद बीजेपी से निकल कर चले गए थे। हालांकि यह सीट बीजेपी के पास है, धीरेन्द्र सिंह है, उन्हीं को टिकट दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर वोट बंट रहे हैं, जो हम सीधे मुकाबला का जिक्र कर रहे हैं। यहां पर बीएसपी के नरेंद्र भाटी की भी अपनी पहचान है। मनोज चौधरी कुछ किसानों के बीच में सक्रिय हैं, लेकिन हमें लगता है कि उनको उस दिशा में नहीं ले जाना चाहिए जहां पर वो वोट काट पाए किसी का। ऐसी स्थिति नहीं थी। अवतार सिंह भड़ाना सेंध लगा पाएंगे बीजेपी एमएलए के वोट बैंक में, धीरेन्द्र सिंह में, और उसका लाभ किसे मिलेगा, इसके लिए कोई बहुत सोचने की बात नहीं है। क्योंकि जेवर की सीट के साथ डेवलपमेंट का मुद्दा, जो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने एयरपोर्ट के जरिए जोड़ने की कोशिश की है, और वहां पर किसानों को 4 गुना ज़्यादा जो पैसा, और कुछ किसान रूठे भी हुए हैं, लेकिन सबको ये पता है कि पैसा कहाँ से मिलेगा और पैसा कैसे मिलेगा। तो इसका प्रभाव यहां पर किसान जो वोट डालने गए थे उनके जरिए भी कुछ कुछ नजर आ रहा था। हस्तिनापुर के बारे में जो बार बार कहा जाता है, यहां पर जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है वही पार्टी का मुख्यमंत्री लखनऊ में बनता है। और बड़ी शानदार स्थिति है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के दिनेश खटीक जीते थे, इस बार वह दिनेश खटीक उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जो राज्य मंत्री भी हैं। जो अगर 2012 में चले जाइएगा तो प्रभुदयाल वाल्मीकि जीते थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया वो योगेश वर्मा को दिया। योगेश वर्मा 2007 में बीएसपी के टिकट से जीते थे, उनकी पत्नी जो है वो मेयर है सुनीता वर्मा। तो क्या वाकई हस्तिनापुर की परिस्थिति ऐसी है जहां पर योगेश वर्मा
और सामने खड़े दिनेश खटीक जो राज्य मंत्री हैं, इन दोनों में से जो जीत जाए सत्ता उसकी बन जाएगी। तो मुकाबला, ये हस्तिनापुर का मुकाबला यकीनन बहुत ज्यादा कड़ा हो चला है। और शायद ये एक संदेश है लखनऊ के लिए भी, और 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि इसको एक तरफा चुनाव ना माने, इसको यह सोचकर ना माने कि कोई तूफान आ गया, कोई सुनामी आ गई। ऐसी कुछ स्थिति बन नहीं पा रही है। और इसके बाद एक राजनीतिक प्रयोग हमको लगता है मुजफ्फरनगर का देखना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन का गढ़ है। यहां पर आप कुछ देर के लिए दंगों को भूल जाइए या दंगों को जहन में रखिए तो भी समझिए कि भारतीय किसान यूनियन का गढ़, जो टिकैत परिवार का गढ़ के तौर पर है, यहां पर एसपी-आरएलडी के कैंडिडेट सौरभ स्वरूप उतरे हैं। जो बीजेपी के हैं वो कपिल देव अग्रवाल है, जो मंत्री भी हैं, वह भी है। लेकिन सवाल है कि खुद अपने तौर पर किसानों को एकजुट करते हुए जिन मुद्दों को टिकैत उठाते रहे, राकेश टिकैत जिन मुद्दों का जिक्र करते रहे, मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर दंगे और खौफ और असुरक्षा का जिक्र करते हुए बीजेपी ने बाखूबी उसमें सेंध लगाई है, यह भी मुजफ्फरनगर में नजर आया। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुजफ्फरनगर की महापंचायत कौन भूल सकता है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ थी। अगर वो सारी भीड़ आज की तारीख में हम मान लें कि वह वोटिंग में तब्दील हो गई है और वह एक साथ एसपी-आरएलडी के चले गए, तब बीजेपी नहीं जीत पा रही है। लेकिन वह वोटिंग में तब्दील इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वही सवाल असुरक्षा वाला मुद्दा था। दूसरी बड़ी बात, एक चीज और समझनी होगी कि मुसलमानों के भीतर का जो मैसेज था इससे पहले का, कि दंगों के वक्त में समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया, या दंगों से आज जो मुसलमान था उसमें उसने खामोशी बरती और आरएलडी ने भी खामोशी बरती, वह चीजें इस दौर में थोड़ी सी मिटती हुई दिखाई दी। थोड़ी ना कहिए, काफी मिटती दिखाई दी इस बार। यानी जो दंगों का जिक्र था, या ये कहिए पाकिस्तान और जिन्ना का जिक्र होता था, उसको लेकर पहली बार नजर आया कि अब वोटर समझने लगा है और सारी स्थितियों को जान रहा है। सरधना इसलिए यह सीट बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि संगीत सोम की पहचान के जो ठाकुरों के 24 गांव, जो 24ही गांव कहा जाता है ठाकुरों का, ये मजबूत वोट बैंक के तौर पर है। लेकिन दूसरी तरफ जो अतुल प्रधान है, ये समझना होगा, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हुए लड़का है, जो गुज्जरों के वोट इनके साथ चलते हैं। और उस पर इस गठबंधन की परिस्थिति और मायावती की खामोशी ने एक ऐसी परिस्थिति बताई है जहां पर संगीत सोम के लिए मुश्किल हो सकती है। ये मैसेजेस हैं जो हमने खास तौर से अलग अलग जगहों के 10-11 चूंकि जिले हैं, तो 10-11 जिलों की सीटों को निकाला है। इसमें एक कैराना का जिक्र भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि कैराना का जिक्र आते ही पलायन का जिक्र होने लगता है, ध्रुवीकरण का जिक्र होता है, हिंदुत्व का जिक्र होता है, दंगों का जिक्र होता है। और यहां पर संयोग से जो कैंडिडेट है वो जेल में है, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो कैंडिडेट है वो जेल में है। नाहिद हसन जो है वो एमएलए भी है, वो जेल में भी है। और मेनका जो है, पिता तो हुकुम सिंह जी के निधन हो चला है, तो उसके बाद उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे जीवित हैं। शायद यही वो परिस्थिति है जो कि अनुकूल नहीं बना पाती है प्रियंका के। प्रियंका जो है वह अपने पिता की विरासत को लेकर और विरासत के मुद्दों को लेकर बीजेपी चलना चाहती है। प्रियंका अपने तौर पर वोट हासिल कर सकती है, लेकिन जैसे ही उस दौर के मुद्दे उठते हैं तो उस दौर को लेकर बहुत सारे सवाल प्रियंका की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बीजेपी इस महीन चीजों को समझ नहीं पाई शायद, लेकिन उसको पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करना था, तो इसीलिए यह भी एक प्रयोगशाला के तौर पर कैराना उभर कर आया। लेकिन यहां पर प्रियंका के लिए बहुत मुश्किल सवाल है। नोएडा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर पंकज सिंह, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, और सुनील चौधरी को उतारा गया, एसपी-आरएलडी ने उतारा। जो वोटिंग पैटर्न नजर आया उसमें एक सवाल यह था कि क्या वाकई टक्कर है, तो यहां पर पंकज सिंह के लिए टक्कर की परिस्थिति इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि पंखुरी पाठक समाजवादी पार्टी से निकलकर कांग्रेस में आई। उसके लिए प्रचार करने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आए थे, प्रियंका गांधी भी गई थी। यह जो सेंध लगा रही थी वोट, और यह वोट जो बट रहा था, वो यहां पर नोएडा में नजर आता है, जो शहरी मिजाज के साथ समझिए, जहां पर वोटिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वोट बटते हुए नजर आए। तो यह बीजेपी के अनुकूल परिस्थितियां जो पंकज सिंह की थी। एक सीट का जिक्र यहां पर हमको लगता है कि 11वीं सीट का जिक्र हमको अतरौली को लेकर करना चाहिए, क्योंकि कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी पोते जो है वो संदीप पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी कैंडिडेट हैं। उनके सामने वीरेश यादव को उतारा गया जो 2012 में जीते। यहां पर बीएसपी के ओमवीर सिंह भी मैदान में हैं, कांग्रेस ने धर्मेंद्र कुमार को उठाया। लेकिन जो
स्थितियां निकल कर आ रही थी उसमें बहुत साफ तौर पर है कि बीएसपी बीजेपी के साथ है। बीजेपी इस मैसेज को भी कहीं ना कहीं उठा रही है कि आने वाले वक्त में बीएसपी माने ना माने, लेकिन बीजेपी के अपनी जो धुरंधर इस परिस्थितियां रहती है कि जब सत्ता नहीं मिलेगी तो बीएसपी तो हमारे साथ आ ही जाएगी। तो जो सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में नहीं लाना है लेकिन हमारे अनुकूल नहीं है तो आप बीएसपी के साथ चले जाइए। यह मैसेज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी के कैंडिडेट्स के जरिए दिया गया। तो इसका मतलब बहुत साफ था कि जो दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की स्थितियां थी बीजेपी ने लगा ली। जो दलित समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे उनके सामने चूज करने की परिस्थितियां बहुत साफ थी बीएसपी और बीजेपी। और जो मुसलमान था उसने अपने तौर पर अगर ठान ली थी तो उसके भी कुछ फ्लोटिंग वोट शिफ्ट हो सकते हैं बीएसपी के पक्ष में। यह मैसेज भी कहीं कुछ सीटों पर निकल कर आ रहा था। अब जो सवाल इसके बाद निकल कर आता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें इन जगहों पर जो अलग अलग तरीके से अंतर था, खास तौर से हमको लगता है अब उन सीटों का कुछ का जिक्र आपसे जरूर करना चाहिए क्योंकि हमारे जो तमाम बातचीत वहाँ पर हो रही थी शामली की खास तौर से कैराना थाना भवन शामली है, मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना चरथावल पुरकाजी, मुजफ्फरनगर खतौली मीरापुर है। बहुत सीधा मुकाबला है इन जगहों पर। शामली और मुजफ्फरनगर में जो 9 सीटें हैं बहुत सीधा मुकाबला है और कोई भी वोटर अपना वोट बर्बाद करने की स्थिति में यकीनन नहीं आना चाहता था। मेरठ की जो सीट है उसमें खास तौर से सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिणी, इन सीटों पर भी नजर एक चीज बहुत आई कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह इस जिले की नई खासियत निकल कर आ रही है कि हम तीसरी दिशा में नहीं निकलेंगे, हम 2 में से चूज करना है, हम उसको चूज करेंगे। बागपत जो खास तौर से जाटलैंड के तौर पर जहां छपरौली, बढ़ौत, बागपत, धौलाना की सीटें हैं और हापुड़ की जो धौलाना, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर, यह 3 सीटें खास तौर से बागपत की सीट का एक मैसेज बहुत साफ था कि इस जगह पर किसानों की एकजुटता इन 3 सीटों पर बीजेपी को किसी भी हाल में आने देना नहीं चाहती है। और बड़ी सक्रियता के साथ यहां पर वोटर लगातार मैसेज भी कन्वे कर रहा था। जो वहां पर जो पत्रकार हैं, कुछ उनसे जो बातचीत हुई, उनके ये मैसेज बड़े थे कि सीधा मैसेज था कि किस तरीके से आपको घेराबंदी करनी है, किस तरीके से वोट को धीरे धीरे देखना भी है सामने वाले को और फिर चीजें डेवलप भी करनी है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा में खास तौर पर जो मांड की सीट है जो पिछली बार बीएसपी जीती थी, इस बार उसको लेकर एक संशय की स्थिति है। ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएसपी पिछली बार जिस जीती थी उसमें त्रिकोणीय मुकाबले को लगातार दिखाया और जतलाया जा रहा था और अखिलेश यादव सत्ता से निकले हुए थे, सत्ता संभाले हुए थे, तो उनका एनालिसिस हो रहा था। इसका लाभ बीएसपी को बाखूबी मिला उन जगहों पर जहां पे बीजेपी अपनी पैठ नहीं जमा पाई। इस वक्त की स्थिति उलट गई इसलिए क्योंकि बीजेपी कमोवेश हर सीट पर जीती हुई है और वोटों का अंतर बड़ा मायने इसलिए रखता है क्योंकि जो वोट एकजुट हुए हैं उसका हमने एनालिसिस करवाया कि आप इस रूप में, जैसे शामली का वोट अगर देखिए तो 3 सीटों पर जो है थाना भवन सबसे कम अंतर से बीजेपी वहां पर जीत। थाना भवन बीजेपी जीती थी 16,817 यानी 7.9%। थाना भवन को लेकर इतने परसेंट में यानी 7.10% के ऊपर में बहुत मुश्किल है बीजेपी को हराना जहां वो जीती है। जैसे कैराना की सीट थी, कैराना की सीट समाजवादी पार्टी ने भी लगभग 21,000 वोट से जीती थी, इसलिए प्रियंका के लिए इस बार भी मुश्किल है। जो शामली की सीट है वह 29,000 वोटों से बीजेपी ने जीती थी, वहां पर बीजेपी दोबारा उसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में आप जाते हैं तो एक जो हम कल भी आपसे जिक्र कर रहे थे, मीरापुर की सीट एक छोड़ दीजिए जहां पर बीजेपी जीत गई थी, वो इस बार बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। वो 200 वोट से कम 193 वोट से जीती थी। लेकिन बाकी जगहों पर कमोवेश एक सीट ऐसी आई जहां मुजफ्फरनगर को लेकर अभी भी कुछ सवाल है। मुजफ्फरनगर में पिछली बार तकरीबन 10,000 वोटों से जीती थी। वहां का एनालिसिस और वहां के वोटिंग पैटर्न ने एक मैसेज दिया है कि इस बार मुजफ्फरनगर में कोई भी जीतेगा तो वह 1,000 वोट के अंदर में रहेगा, इतना शार्प मुकाबला है। गठबंधन और सीधे तौर पर बीजेपी के बीच का हम जिक्र कर रहे हैं।
इसमें जो बागपत का हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर खासतौर से छपरौली में आरएलडी जीती थी, बहुत कम वोटों से जीती थी पिछली बार। वो वोट जो थे तकरीबन 3,500 वोटों से जीती, 3,800 कुछ वोट थे जिससे वो जीती थी, जो नज़र आ रहा था, जो डाटा नज़र आ रहा है। लेकिन बाकी जगहों पे जो बढ़ौत और बागपत थी, बागपत की सीट उस समय 31,000 वोटों से जीती गई थी और बढ़ौत की सीट 26,000 वोटों से। यह मार्जिन कम हो रहा है। और यह जो स्थिति है, बागपत की स्थिति है, यह इसलिए बड़ी रोचक है क्योंकि यहां पर 15-16% वोटों के मार्जिन से पिछली बार जीती थी और बागपत की सीट पर ही जयंत चौधरी की साख लगी हुई है। और यहां पर सुबह से ही जो वोटिंग पैटर्न नजर आ रहा था, उसमें सवाल यह था कि क्या पूरी परिस्थिति को गठबंधन उलट देगा। यकीनन एक ऐसी स्थिति यहां पर नजर भी आई कि उलट सकता है। इसीलिए जब आप अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो आपको कुछ परिस्थितियां, जो खास तौर से जब आप जेवर में आते हैं, तो जेवर में जो हमने जिक्र किया, वहां पर भड़ाना का निकल के जाना, यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी इसलिए क्योंकि पिछली बार बीजेपी वहां 22,000 वोटों से जीती जरूर थी, लेकिन उतना सेंध लगाने की स्थिति में वहां पर गठबंधन के कैंडिडेट भड़ाना अपने तौर पर उभर कर आ सकते हैं। इसके बाद जो एक सीट आपको नजर आती है वो बुलंदशहर की सीट नजर आती है। हालांकि बुलंदशहर की सीट का मिजाज ये है कि वहां पर बीएसपी समाजवादी पार्टी आरएलडी की तुलना में ज्यादा मजबूत है। लेकिन उन सब के बावजूद भी जब एक परसेप्शन, इस पूरे मैसेज एक जा रहा था कि सीधा मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला है और उससे हटकर कुछ भी नहीं है, तो यह संदेश अलग अलग जगहों से निकल कर आया है। आखिरी बात, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो निकल कर आई, अब बीजेपी को असुरक्षा के मुद्दे को डाइल्यूट करना है। उसे अपर कास्ट ब्राह्मणों का वोट भी चाहिए, जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे थे कि क्या वाकई इसलिए निकाला गया क्योंकि यह भी भारत के इतिहास में अपने तरीके का है कि जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई लखीमपुर खीरी को लेकर, और उसमें एक मैसेज बहुत साफ तौर पर था कि रौंदने के लिए ही निकले थे, साजिश थी और किसान आंदोलन ने इसे मुद्दा भी बनाया था। तो क्या ये माना जाए कि किसान आंदोलन को लेकर जो आशीष मिश्रा को जेल से अब जमानत मिल जाएगी, जमानत मिलने में 4-5 दिन लगेंगे, लेकिन लखीमपुर में 23 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले अब दूसरे फेज में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा, लेकिन मैसेज अगले चरण से ही बीजेपी शिफ्ट करेगी। शिफ्ट इसलिए करेगी क्योंकि यहां पर जो भी मुद्दे उछाले गए, उन मुद्दों का प्रभाव जो होना था वह हो गया। अब सेकंड स्टेज में आप जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी स्टेज बाय स्टेज इश्यूज को उभारने जा रही है। जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी या उनके अपने पॉलिटिकल गठबंधन के सामने उतनी मजबूती के साथ संगठन नहीं है और वो मैसेज कन्वे कर पाने की स्थिति में उसके पास मंच भी नहीं है। बीजेपी के पास तो पूरा मीडिया पड़ा हुआ है, जहां पर वो जिस मुद्दे को चाहेगी वैसे उछाल देगी, उभार देगी। जो 3 मैसेज हम कह रहे हैं उसमें बहुत साफ है। बीजेपी हर चरण में आपको बदलती हुई नजर आएगी। अखिलेश यादव इस बदलती राजनीति के सिरे को पकड़ें, उससे ज्यादा वोटर पकड़ रहा है पहले चरण में। वोटर जिन बातों को समझ रहा था इस पूरे इलाके में, क्या वो इसके बाद के चरणों में भी पकड़ पाएगा या पकड़ लेगा, यह भी एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर जितनी हानि होनी थी उतनी हानि नहीं हो रही है, लेकिन इसके बाद के चरणों में बीजेपी उस जातीय समीकरण के दायरे में फंसती नजर आ रही है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं फंस रही थी। तो शायद आगे की जमीन उसकी कमजोर हो, इसीलिए उसके लिए मैसेज था कि किस तरीके से लखीमपुर को भी मैसेज बना दिया जाए। अब वहां पर किसानों का जिक्र नहीं है, कास्ट कॉम्बिनेशन का जिक्र है। तीसरी बड़ी सवाल जो इस पूरे प्रोसेस से निकलकर बहुत साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि बीएसपी का वोट अगर बीएसपी के हिस्से में नहीं जाएगा, जो इससे पहले जाते रहा है लगभग 20%, तो क्या बीएसपी जाटा वोट के आश्रय सिर्फ 12 से 15% के बीच में रहेगी और बाकी 5 से 7% वोट वह खिसक कर कहां जाएगा? क्या वह समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बंटने वाला? यकीनन यह वो स्थिति है जो बीजेपी को मजबूत करती है और यह वो स्थिति है जो समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचाती है। तो चुनाव टक्कर का है, मुकाबला सीधा है। वोटर अपना एक भी वोट बर्बाद करने की स्थिति में नहीं आ रहा है और शायद यही वो वजह है जिसमें चाहे अनचाहे उत्तर प्रदेश बंगाल की तर्ज पर है, क्योंकि वहां भी कांग्रेस और लेफ्ट का सुपड़ा साफ था, वो हवा से गायब थे। तो क्या उत्तर प्रदेश भी ये मैसेज की दिशा में बढ़ रहा है? अगर ये मैसेज है तो और परिस्थिति कुछ हर चरण के साथ और बदलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।